चलिए, आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी कल्पना से करते हैं। एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन ये कोई आम एग्रीमेंट नहीं है। ये हवा में महल बनाने का एग्रीमेंट है, मतलब जो पूरी तरह से असंभव है और गैर कानूनी भी। बिल्कुल, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। सही कहा। अब अगर वो हवा का महल नहीं बनता और वो एग्रीमेंट टूट जाता है, तो क्या उस टूटे हुए वादे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? कानूनी नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एग्रीमेंट तो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। एकदम सही। और आज हमारे पास मौजूद कानूनी दस्तावेजों का जो ढेर है ना, वो बिल्कुल इसी हवा में महल वाली स्थिति को एक बेहद गंभीर और ज्वलंत मुद्दे से जोड़ता है। जी। विषय है शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, वे मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन वाजपेयी द्वारा साझा किए गए विस्तृत कानूनी विश्लेषण पर आधारित हैं। और इसी विश्लेषण के जरिए आज हमारा मिशन है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले को डीकोड करना। जी, और उस केस का नाम है प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। और ये चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ये सिर्फ किसी एक केस या एक फैसले के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारा पूरा कानूनी ढांचा सहमति यानी कंसेंट और धोखे को कैसे परिभाषित करता है। कानून भावनाओं की लहरों पर नहीं चलता, बल्कि तथ्यों की ठोस जमीन पर चलता है। बिल्कुल। जब हम इस कानूनी विश्लेषण को देखते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि समाज में जिसे अक्सर धोखा मान लिया जाता है, हाँ, अदालत की नजर में उसकी परिभाषा बिल्कुल अलग हो सकती है। तो चलिए ना इसी परिभाषा की गहराई में उतरते हैं। स्रोत दस्तावेजों में प्रमोद कुमार नवरत्न केस का जो मुख्य फैसला सामने रखा गया है, वो कुछ इस तरह है। जी बताइए। यदि कोई महिला पहले से ही शादीशुदा है और वो किसी अन्य पुरुष के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाती है, तो बाद में रिश्ता टूटने पर उस पुरुष के खिलाफ शादी के झूठे वादे के तहत रेप का केस दर्ज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये इस फैसले का मुख्य आधार है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही स्वाभाविक सी उत्सुकता पैदा होती है। अगर किसी इंसान ने एक वादा किया और फिर वो उस वादे से मुकर गया, तो क्या वो सीधा सीधा धोखा नहीं है? एक आम इंसान के नजरिए से देखेंगे तो हाँ, ये धोखा रखता है। मतलब क्या किसी की भावनाएं आहत होना, किसी का भरोसा टूटना अपराध की श्रेणी में नहीं आता? देखिए, जब भी ऐसे मामलों पर बात होती है तो मानवीय भावनाएं सबसे पहले सामने आती हैं। भरोसा टूटना वाकई एक बहुत बड़ा आघात है। लेकिन अदालतें भावनाओं और कानूनी वैधता के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी रेखा खींचती हैं। अच्छा, वो कैसे? कानूनी दस्तावेजों में इस बात को बहुत स्पष्टता से समझाया गया है कि कानून की नजर में हर वादे की अहमियत नहीं होती। मतलब हर वादा कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता। जी हाँ, सिर्फ उसी वादे की अहमियत होती है जिसे कानूनी रूप से पूरा किया जा सके, यानी जिसका कोई विधिक आधार हो। तो अगर कोई ऐसा वादा किया गया है जिसे पूरा करने की इजाजत देश का कानून ही नहीं देता, तो उस वादे के टूटने पर किसी आपराधिक मामले की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। लेकिन ये थोड़ा निर्मम नहीं लगता? एक आम इंसान कानून की किताबों के हिसाब से नहीं सोचता, वो तो रिश्तों में बंद कर सोचता है। हाँ, ये बात सही है कि लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सचमुच मैनिपुलेटिव है और उसने किसी की इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया है, तो क्या कानून उस पुरुष को सिर्फ एक तकनीकी खामी के आधार पर पूरी तरह बरी कर देगा? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे अदालत ये कह रही हो कि वादा करते समय इंसान रो रहा था या कस्में खा रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे निर्मम कहा जा सकता है, लेकिन न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स या वस्तुनिष्ठ पैमानों की जरूरत होती है। अदालतें किसी व्यक्ति के मन के भीतर जाकर उसकी भावनाओं को नहीं तोल सकती। वे बाहरी ठोस तथ्यों को देखते हैं। उन्हें ठोस सबूत और कानूनी आधार चाहिए। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा तकनीकी होना पड़ेगा। कानूनी विश्लेषण में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 सब सेक्शन 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ दिया गया है। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट। हाँ, इस धारा के अनुसार हमारे देश के कानून में एक समय में एक ही शादी की अनुमति है। जब तक पहली शादी कानूनी रूप से और वैध तरीके से खत्म नहीं हो जाती, मतलब जब तक कोर्ट से तलाक नहीं हो जाता। जी, तब तक दूसरी शादी करना पूरी तरह से असंभव और गैर कानूनी है। अच्छा,
तो अगर इस जटिल बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश की जाए, हाँ बताइए। ये तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे किसी इंसान को एक ऐसे बैंक का चेक काट कर दे दिया जाए जो बैंक असलियत में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? क्योंकि अब अगर वो इंसान उस चेक को लेकर जाएगा तो वो बाउंस नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। क्योंकि बाउंस तो वो चेक होता है जो किसी असली बैंक के खाते से जुड़ा हो। वो चेक तो शुरू से ही सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। कानून की भाषा में इस रद्दी के टुकड़े वाले सिद्धांत को वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। वॉइड एब इनिशियो? जी, जिसका अर्थ है शुरू से ही शून्य। चूंकि दूसरी शादी का वादा शुरू से ही शून्य और अवैध है, इसलिए इस अस्तित्वहीन वादे के आधार पर कोई केस नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये तर्क देना कि तथ्य की गलतफहमी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हुआ है, ये भी कानूनी रूप से टिक ही नहीं सकता। एकदम सही। जब वादे का ही कोई वजूद नहीं है तो उस वादे के टूटने पर बलात्कार का आरोप कैसे स्थापित किया जा सकता है? अगर ये वादा शुरू से ही शून्य है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक अविवाहित महिला के मामले में कानून का नजरिया पूरी तरह से अलग होगा। बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वहां शादी का वादा तकनीकी रूप से शून्य नहीं होता। क्या यही वजह है कि इस फैसले से विवाहित और अविवाहित व्यक्तियों के लिए जो कानूनी संरक्षण है उसमें एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है? हाँ, और यही इस विश्लेषण का सबसे नाजुक हिस्सा है, जहां अदालतें सहमति यानी कंसेंट की वास्तविक प्रकृति को परखती हैं। थोड़ा और विस्तार से बताएं। जब एक विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो अदालत ये मानकर चलती है कि उस महिला को वास्तविकता का पूरा ज्ञान था। अच्छा, वो अपनी वैवाहिक स्थिति से अनजान नहीं थी। वास्तविकता का ज्ञान मतलब ये मान लिया जाता है कि उसे अपनी कानूनी स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता था, भले ही उस समय उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो। हाँ, क्योंकि विवाह एक लीगल स्टेटस है। एक वयस्क होने के नाते ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति को देश के कानून का पता है। खास कर ये कि वो बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकती। बिल्कुल। इसलिए जब एक विवाहित महिला इन सभी तथ्यों को जानते हुए भी पूरी समझदारी के साथ संबंध बनाती है तो कानून की नहर में इसे धोखे से प्राप्त सहमति नहीं कहा जा सकता। तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? कानूनी विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अदालत ऐसे मामलों को कंसेंशुअल रिलेशनशिप यानी सहमति से बनाए गए संबंध की श्रेणी में रखती है। ये माना जाता है कि दोनों पक्षों ने अपनी इच्छा और वास्तविकता की समझ के साथ वो रिश्ता कायम किया था। यहाँ एक बार फिर इंसानी मनोविज्ञान की तरफ लौटना दिलचस्प होगा। जी। क्या होगा अगर उस विवाहित महिला को सच में दिल से ये लगता हो कि वो पुरुष किसी न किसी तरह से हालात बदल देगा? एक उम्मीद की तरह। हाँ, शायद वो पुरुष ये दावा कर रहा हो कि वो महिला के पति से बात करेगा, तलाक की प्रक्रिया में मदद करेगा और आखिरकार उससे शादी कर ही लेगा। ऐसा अक्सर होता है। इंसान जब भावनाओं में बह जाता है तो वो ऐसी उम्मीदें पाल लेता है। क्या अदालत इस मानसिक स्थिति, इस उम्मीद की किरण को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है जो कानून और मनोविज्ञान के बीच के टकराव को उजागर करता है। लेकिन यहीं पर यह समझना जरूरी है कि कानून किसी व्यक्ति की सब्जेक्टिव बिलीफ्स यानी व्यक्तिपरक मान्यताओं पर काम नहीं कर सकता। अच्छा, सब्जेक्टिव बिलीफ्स पे क्यों नहीं? क्योंकि हर इंसान के सोचने का तरीका, उसके उम्मीद करने का दायरा अलग होता है। अगर कानून व्यक्तिगत उम्मीदों कि मुझे लगा था ऐसा हो जाएगा के आधार पर फैसले सुनाने लगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, कोई ठोस कानूनी सिद्धांत कभी स्थापित ही नहीं हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति कल उठकर कह सकता है कि उसे कुछ लग रहा था। समझ गई। इसलिए कानून हमेशा ऑब्जेक्टिव लीगल रियलिटी या वस्तुनिष्ठ कानूनी स्थिति पर निर्भर करता है। तो अदालत सिर्फ ये देखती है कि तथ्य क्या है, ये नहीं कि व्यक्ति को क्या लग रहा था कि तथ्य क्या हो सकते हैं। एकदम सही। अगर तथ्य ये है कि महिला विवाहित है तो उम्मीदों की कोई कानूनी अहमियत नहीं रह जाती। बिल्कुल, और इसी बिंदु पर अविवाहित महिला का मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, क्योंकि वहां तो शादी हो सकती है। जी, एक अविवाहित महिला के मामले में शादी करना कानूनी रूप से संभव है। वहां एक वैध वादा किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई पुरुष एक अविवाहित महिला से शादी का वादा करता है और ये साबित हो जाता है कि उस पुरुष का इरादा शुरू से ही शादी करने का नहीं था, मतलब उसने सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो झूठा वादा किया था, हाँ, तो इसे सचमुच गुमराह करना माना जाएगा। वहां तथ्य की गलतफहमी का सिद्धांत लागू होगा। लेकिन एक विवाहित महिला के मामले में ये तर्क पूरी तरह से विफल हो जाता है। बिल्कुल, वो जानती है कि बिना कानूनी तलाक के कोई भी वादा
सिर्फ शब्दों का जाल है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो अदालत इसे धोखा नहीं बल्कि एक जानकार वयस्क द्वारा लिया गया फैसला मानती है। जी बिल्कुल, यही बात है। तो ये विश्लेषण इस बात को बहुत गहराई से स्थापित करता है कि सहमति का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं है। सहमति का असली अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि हाँ कहने वाला व्यक्ति उन परिस्थितियों की सच्चाई को कितनी अच्छी तरह जानता है। बिल्कुल सही कहा। अगर सच्चाई ये है कि शादी हो ही नहीं सकती और फिर भी हाँ कही जा रही है, तो वो किसी धोखे का नतीजा नहीं है बल्कि एक जागरूक विकल्प है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद कुमार नवरत्न मामले में एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है। क्या संदेश? अदालत ने इस मामले में सिर्फ निचली अदालत को निर्देश नहीं दिए, बल्कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर और पूरी आपराधिक कार्रवाई को ही क्वैश कर दिया। एफआईआर को क्वैश करना यानी रद्द करना। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि अदालत ने ये माना कि ये मामला ट्रायल के लायक भी नहीं था। उस पे अदालत का समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। कानूनी प्रक्रिया में एफआईआर रद्द करना तब होता है जब अदालत को लगता है कि आरोपों को अगर पूरी तरह सच भी मान लिया जाए तब भी कोई कानूनी अपराध नहीं बनता। ये तो बहुत दिलचस्प है। और स्रोत दस्तावेजों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये फैसला भविष्य के मुकदमों के लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। एक ढाल की तरह। हाँ। अदालतों में अक्सर ये देखा गया है कि जब आपसी सहमति से बने रिश्ते किसी वजह से बिगड़ जाते हैं या टूट जाते हैं तो लोग कानून का सहारा लेते हैं। हाँ, एक पक्ष कानून को हथियार बनाकर दूसरे पक्ष को परेशान करने की कोशिश करता है, बदला लेने के लिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये स्पष्ट करता है कि कानून का इस तरह से दुरुपयोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिंदु बहुत अहम है क्योंकि ये न्याय व्यवस्था पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ की तरफ भी इशारा करता है। सही कहा। अगर हर टूटा हुआ रिश्ता, हर विफल प्रेम कहानी जहां एक पक्ष पहले से विवाहित है, अदालत के दरवाजे तक रेप के आरोप के साथ पहुंचने लगे तो अदालतों का क्या हाल होगा? बिल्कुल। तो उन मामलों का क्या होगा जहां सच में कोई जघन्य अपराध हुआ है? ये फैसला एक तरह से अदालतों को उन मामलों से बचाता है जो मूल रूप से नैतिक या भावनात्मक विवाद हैं, ना कि आपराधिक। ये एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है। ये फैसला समाज के लिए एक आईना भी है। ये याद दिलाता है कि वयस्क के रूप में निजी जीवन में लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है। मतलब आप अपने फैसलों के लिए कानून के पीछे नहीं छुप सकते। जी, अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो कानूनी रूप से असंभव है, तो बाद में कानून से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपराधिक धाराओं का इस्तेमाल करके किसी रिश्ते की कड़वाहट का बदला लेने में मदद करेगा। कानून सुरक्षा के लिए है, प्रतिशोध के लिए नहीं। बहुत ही गहराई वाली बात कही आपने। अगर इस पूरी गहन चर्चा के धागों को समेटा जाए तो तस्वीर बहुत साफ और तर्कसंगत दिखाई देती है। बिल्कुल। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के दस्तावेजों ने जिस तरह से इस फैसले की परतों को खोला है, उससे ये स्पष्ट है कि कैसे एक ऐसा वादा जो शुरू से ही असंभव और अवैध है, वो कानूनी रूप से किसी भी अपराध का आधार नहीं बन सकता। हवा में महल बनाने के कॉन्ट्रैक्ट पर मुकदमा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और सहमति कोई शून्य में लटकता हुआ शब्द नहीं है। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि वास्तविकता और कानूनी स्थिति की कितनी समझ मौजूद है। और इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि वो निष्पक्ष रह सके। बिल्कुल। उसका काम आंसुओं, टूटे हुए दिलों या भावनात्मक उथल-पुथल के आधार पर न्याय करना नहीं है। तो उसका काम क्या है? उसका काम तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों की ठोस जमीन पर खड़े होकर ये देखना है कि क्या वास्तव में कोई अपराध हुआ है या नहीं। ये एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करना शायद कभी-कभी कड़वा लगे, लेकिन एक सभ्य समाज को चलाने के लिए जरूरी है। जी, बिल्कुल जरूरी है। आज के इस विश्लेषण के बाद कानूनी शब्दावली के पीछे छिपे गहरे अर्थ काफी हद तक साफ हुए हैं, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार पीछे छूट जाता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बताइए। आज की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि अगर महिला विवाहित है तो शादी का वादा रेप का आधार नहीं बन सकता। जी। लेकिन क्या हर शादी के झूठे वादे वाला केस अब खत्म हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। अगर महिला अविवाहित हो तो क्या स्थिति पूरी तरह बदल जाती है?
और कानून की नज़र में वो कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां हैं जब शादी का झूठा वादा वास्तव में एक जघन्य अपराध मतलब रेप मान लिया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर बहस जारी रहनी चाहिए।